बड़ा प्यारा सवाल है ना। इस तरह के सवाल आते भी हैं ना। याद कीजिए, ये मैंने आपको सूत्र बताया हुआ है कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर एन में एक्स की पावर आर का कोएफिशिएंट निकालना होता है, नॉट चेंज। क्यों नहीं चेंज करेगा भैया? क्यों नहीं चेंज करेगा? क्योंकि सर इसमें एक्स की पावर एम का तो कोएफिशिएंट ही नहीं बनेगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो सब? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 32 इन दिस एक्सपेंशन, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दिस एक्सपेंशन। तो ये दो सवाल हैं आपके अलग अलग। तो काफी इजी सी चीज है। इसमें हमें जनरल टर्म्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए ना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? टी आर प्लस वन। टी आर प्लस वन लिख के क्या लिखेंगे? 15 सी आर। और इस तरह के काम आपको हमेशा करने आएंगे, कोएफिशिएंट्स निकालना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाइनोमियल में, जो बार बार आता है आपके पास, ठीक है ना। 15 सी आर इंटू एक्स की पावर 4, जैसा कि आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 15 माइनस आर, और इंटू माइनस वन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर आर, ऐसा कुछ बनेगा। तो बच्चों आप देख सकते हो कि दिस इज 15 सी आर, है ना। आप यहां पे देख सकते हो पहली चीज क्या, 15 सी आर। एक चीज और देखना, ये जो -1 की पावर आर है ये अलग हो जाएगा। एक्स की पावर में कितना जाएगा बच्चों? 60 माइनस 4 आर। और नीचे क्या बन रहा है? एक्स की पावर 3 आर। तो अल्टीमेटली दिस इज -1 की पावर आर इंटू 15 सी आर। और चलिए एक्स की पावर देखते हैं। तो एक्स की पावर मुझे लग रहा है कि 60 माइनस 7 आर, लेकिन हमारे क्वेश्चन में एक्स की पावर 32 का कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोला है ना। तो एक्स की पावर 32 का कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोला है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? ये 32 इज गोइंग टू बी 60 माइनस 7 आर। और अगर ऐसा है तो 7 आर किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 60 माइनस 32, है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी 28 आई थिंक, है ना। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो अगर कोई पूछता है बच्चों की कोएफिशिएंट क्या आया सर, तो -1 की पावर 4 दैट इज 1 और 15 C4। आई थिंक दिस मस्ट बी द आंसर। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ए पार्ट का, दैट इज 15 C4, है ना, 15 C4। इसमें अब टर्म पूछ रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो यानी आर की वैल्यू निकालने के बाद हमें r+1 का आंसर करना है। तो पहले से ही दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो tr+1 कितना हो गया बच्चों? 9cr। जनरल टर्म लगा रहे हैं, कोई भी नई चीज नहीं कर रहे हैं। 3x² अपॉन 2 की पावर क्या लिखूंगा मैं? 9 माइनस आर, है ना। और इनटू कितना होगा? -1/3x की पावर r। देख लो, तो यानी यहां से आ जाएगा 9cr इंटू 3 की पावर 9 माइनस आर अपॉन 2 की पावर 9 माइनस आर इंटू -1 की पावर आर अपॉन 3 की पावर आर। अब x के सारे पावर को इकट्ठा कर लीजिए, है ना। x के सारे पावर को इकट्ठा कीजिएगा तो यहां पे आ जाएगा x की पावर 18 माइनस 2r, और यहां आएगा क्या? x की पावर r। देखो एक तरीका तो यह है कि x का टर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो x कट जाना चाहिए, मतलब ऊपर नीचे के एक्सपोनेंट क्या हो जाए? सेम। यानी कि 18 माइनस 2r इज इक्वल टू r। तो यहां से r की वैल्यू आ रही है बच्चों 6। अब आपने बोला कि सर ये इक्वेट क्यों कर दिया आपने? क्योंकि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए तो एक्स कटना चाहिए, या फिर हम इसको दोनों को पूरे को क्लब कर लें ऐसे कि भाई एक्स की पावर 18 माइनस 3r, और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए तो ये पावर 0 होगा तो ही इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, क्योंकि ये 0 के अलावा कुछ भी हुआ तो x आ जाएगा, यानी कि इट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन x। तो इसको 0 करते ही x की पावर 0 1 हो जाएगा एंड द टर्म विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ x। यानी यहां से r की वैल्यू 6 आ रही है, बट इट इज नॉट द सिक्स्थ टर्म व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, बिकॉज यू हैव सेलेक्टेड tr+1 एज द टर्म। तो tr+1 इज द टर्म, r is 6, so the term independent of x is t6+1, that is 7th टर्म। तो लो कि इस एक्सपेंशन का 7th टर्म होगा बच्चों, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होगा? x। फाइंड द टर्म कंटेन सेम पावर ऑफ a b, फाइंड द पावर आल्सो। कौन सा टर्म है जो a और b का सेम पावर कंटेन कर रहा है, और वो पावर ही बताना है आपको। ओके, तो जैसे इसका r+1 टर्म निकालिएगा दोस्त, tr+1 फिर से, तो कितना लिखोगे आप? 21cr। और ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना बच्चों, क्यूब रूट ऑफ a बाई रूट b की होल पावर कितनी है? 21 माइनस आर इंटू रूट अंडर b बाई क्यूब रूट ऑफ a है शायद।
इस पूरे की पावर क्या आएगी दोस्त, आर। ये आया आपका आर प्लस वन टर्म। अब देखना 21 CR, अच्छा ऊपर जो है वो है a की पावर 1/3 दोस्त, लेकिन नीचे क्या है, रूट बी का क्यूब रूट, मतलब b की पावर 1/6। b की पावर क्या है, 1/6। कैसे हुआ सर b की पावर 1/6? तो ये रूट b का क्यूब रूट है, तो रूट b का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे कि रूट b और उसका कोई बोलता है क्यूब रूट, यानी b की पावर हाफ की पावर 1/3, सो दिस इज b की पावर कितना, 1/6। दिस इज b की पावर 1/6। इधर की साइड आते हैं बच्चों, अच्छा इस पे पावर हो गया 21 - r। अच्छा इधर देखना, b की पावर हाफ है ऊपर, लेकिन नीचे क्या है बच्चों, a की पावर 1/6। अब बोलोगे 1/6 कैसे आया फिर से, तो अब क्या है, क्यूब रूट पहले है और फिर स्क्वायर रूट, तो फिर से a की पावर 1/3 की पावर 1/2, मतलब 1/6 एंड इसकी पूरी पावर r। अच्छा तो 21 CR। अब देखना a की पावर क्या आ रहा है, a की पावर आ रहा है सर 21 - r/3 पहले से। दूसरे से क्या आ रहा है सर, पावर 1/6 है, तो b की पावर 21 - r/6। अच्छा इधर क्या है सर, b की पावर r/2 और इधर कितना है, a की पावर r/6। अब मुझे क्या लग रहा है कि मैं सारे a और b के पावर्स को कलेक्ट कर लेता हूं। अच्छा तो 21 CR, a की पावर में देखना कितना आता है, 21 - r/3 - r/6। है कि नहीं? और b की पावर में क्या है सर, b की पावर में आया r/2 -21 - r/6। ये देखो, अब क्वेश्चन क्या कहता है मेरा कि फाइंड द टर्म कंटेन द सेम पावर ऑफ a एंड b, मतलब a और b का पावर सेम हो। मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, 21 - r/3 - r/6, ये है a का पावर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू b का पावर, मतलब r/2 -21 - r/6। मुझे एलसीएम इसका 6 लग रहा है, तो 6 से एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 42 - 2r माइनस r इक्वल टू 3r माइनस 21 प्लस r। तो सारे r को एक साइड ले जाइए, तो देखिए यहां 42 और 21 मिलकर 63, और इधर बच्चों 4r और 3 7r। तो मुझे लग रहा है कि r इज 9, है ना, r इज 9, तो विच टर्म, तो आंसर इज r + 1, मतलब 10th टर्म शायद। अगर सारे कैलकुलेशन सही है तो 10th टर्म, और r अगर 9 है बच्चों, तो आप देख सकते हो कि यहां से जो वैल्यू आएगी, है ना, वो कितनी आ जाएगी a की पावर की, तो 42 - 3r अपॉन शायद है 6, तो r इज 9, तो 42 - 27, कुछ गड़बड़ा गया क्या, तो 12 से 7 गया 5, 15/6, 5/2 लग रहा है, 5/2 लग रहा है। क्या ये सही है क्या मेरा कैलकुलेशन, या कहीं कुछ एरर हो गया तो बतला दीजिए एक बार फटाफट से। चलिए ट्राई करते हैं, है ना। देखो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए मुझे, है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो मैं क्या सोचूंगा, यहां 3 टर्म्स हैं, तो 1 वाला किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए इसमें, तो 1 वाला सर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाए तो एक्स स्क्वायर का मिल जाएगा। एक्स वाला इससे किससे मल्टीप्लाई हो, एक्स से। ये वाला किससे मल्टीप्लाई हो, कांस्टेंट से, एक्स की पावर 0 से। तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, एकदम प्लेन लॉजिक है कि 1 वाला इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो, तो भाई इसका tr+1 लिख दें क्या, लिख दीजिए ना सर। इसका tr+1 क्या आएगा बच्चों, 10cr x की पावर 10 - r इंटू 1/x की पावर r, ये आएगा 10cr x की पावर 10 - r, और इधर कितना आएगा ये, तो यानी कि दिस इज tr+1, और ये कितने के बराबर आएगा 10cr, और x की पावर कितना आ जाएगा 10 - 2r। अच्छा तो यानी 1 वाला उसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये 2 होना चाहिए, तो मुझे लग रहा है r की वैल्यू 4 होगी, है ना। तो यानी 1 वाला किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्त, 1 वाला मल्टीप्लाई होगा 10c4 से। अब बोलोगे सर 10c4 कैसे आया, नहीं समझ में आया। अरे भाई 10 - 2r को 2 के बराबर इक्वेट कर दो,
तो 2r इक्वल टू 8, मतलब r की वैल्यू 4। यानी इसमें जो एक्सपेंशन होगा, जब r की वैल्यू 4 रखोगे तो x की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा। तो जब आप यहां पे 10c4 इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा तो 1 वाला उसी से जाके मल्टीप्लाई होगा इस एक्सपेंशन में, तो ही एक्स स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट चाहिए। अच्छा, अब माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स इसमें किससे मल्टीप्लाई हो, एक्स से हो, ध्यान रखिएगा। तो जब एक्स से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 10 माइनस 2r एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आएगा, तो 2r इज 9। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, r आपका फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता। मतलब माइनस एक्स वाला इसमें x का कोई टर्म मिलेगा ही नहीं, x का टर्म मिलेगा ही नहीं, मतलब कुछ नहीं करेगा, शांति से बैठेगा। या फिर यूं कह लो कि उसमें कोएफिशिएंट 0 मिलेगा x का, तो अल्टीमेटली उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। अब आते हैं 2x स्क्वायर वाला, x की पावर 0 से मिले, तो x की पावर 0 से मिले मतलब r की वैल्यू 5, r की वैल्यू 5, r की वैल्यू 5, मतलब इसमें जो कांस्टेंट टर्म होगा, इसमें क्या होगा कांस्टेंट टर्म, 10c5, तो वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस क्या होगा 2 इंटू 10c5, यानी बिल्कुल सही है आपका आंसर 10c4। इसको चाहे तो हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं निकाल के, और 2 इंटू 10c5, तो इसको चाहे तो नंबर्स में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो दोस्त अगले सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा देखने में अजीब सा हो गया है। दिस इज एक्चुअली 2 रेज टू द पावर 1/3 है ना। फाइंड n if the ratio of the 7th term from the beginning and 7th term from the end in this expansion। मैं इसको फिर से लिख देता हूं, 2 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3 की होल पावर n। तो nth टर्म n की वैल्यू बतलानी है सच दैट कि 7th टर्म बिगिनिंग से और 7th टर्म एंड से उसका रेशियो आपका 1/6 के बराबर दिया हुआ है, उसका रेशियो 1/6 दिया हुआ है। चलिए बच्चों, इसमें एक चीज मैंने आपको बतलाई थी, देखिए इसका बोला 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज t6 + 1 है ना। t6 + 1 मतलब कितना हो गया बच्चों, nc6, और 2 की पावर 1/3 की पावर कितना हो जाएगा n-6, और फिर दूसरा क्या आएगा बच्चों, 3 की पावर -1/3 की पावर 6, ये आएगा। दिस इज 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। 7th टर्म फ्रॉम द एंड को निकालने के दो रास्ते। याद कीजिए कि अगर हमने बोला था कि rth टर्म फ्रॉम द एंड, तो दैट इज n - r + 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो एक तो तरीका यह है कि n की वैल्यू n ही है, r की वैल्यू 7 है, तो दिस इज गोइंग टू बी n और -5, n - 5 इज नथिंग बट n - 6 + 1। तो आप या तो n - 6 + 1 टर्म लिखिए, एक तो तरीका ये हो सकता है, या दूसरा मैंने आपको बतलाया था, सिखाया था कि जब कभी भी एंड से निकालना हो 7th टर्म, तो आप इसको पलट दीजिए, मतलब 3 की पावर -1/3 प्लस 2 की पावर 1/3 का स्टार्टिंग से 7th निकाल लीजिए। फिर से एक बार समझते हैं, दो तरीके हैं मेरे पास इसको काम करने के लिए। एक तो तरीका है कि rth टर्म फ्रॉम द एंड इज n - r + 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, जिसमें r की वैल्यू मुझे 7 है तो n - 5 होगा, बट इस वाले फॉर्मेट में लिखते हैं ना r + 1, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, n - 6 + 1, यानी कि हम t ऑफ n - 6 + 1th टर्म निकाल ले स्टार्टिंग से, तो वो भी निकाल सकते हो है ना, वो कुछ दिक्कत नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी nc, बोलोगे तो ये निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही निकाल लेते हैं। तो अलग कि दैट इज गोइंग टू बी t ऑफ n - 6 + 1th टर्म निकाल लीजिए है ना, तो दैट इज गोइंग टू बी nc n - 6, पावर में कितना हो जाएगा बच्चों, 2 की पावर 1/3 की पावर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन दैट इज 6, और 3 की पावर -1/3 की पावर n। ये भी एक तरीका है निकालने का है ना। दूसरा तरीका मैंने क्या बोला, इसको पलट दीजिए फट से, इसको जैसे ही पलट दीजिएगा तो इसका स्टार्टिंग से 7th टर्म और इसका एंड से 7th टर्म दोनों क्या होगा, सेम, क्योंकि बतलाया था कि rth टर्म फ्रॉम इन द एक्सपेंशन फ्रॉम द एंड इन द x + y की पावर n is same as rth term from the beginning in the expansion of y plus x की पावर n। ये बिल्कुल मैंने पहले बतला रखा है, अगर आप पढ़ होंगे तो आपको पता चलेगा, नहीं पढ़ हो तो नहीं पता चलेगा कुछ भी है ना। तो यानी हम लोग यहां से ये चीज समझ लें कि इसका 7th टर्म एंडिंग से निकालने की जगह हम इसका बिगिनिंग से 7th टर्म निकाल लें, तो ये भी आपका यही आएगा, बस वहां पे nc n - 6 की जगह nc 6 आएगा। ये दोनों सेम होते हैं ना, ये दोनों सेम होते हैं। इनका रेशियो निकालोगे बच्चों तो ये कट जाएगा, बिकॉज nc n - 6 इज nc 6, तो काट दिया उसको है ना। ऊपर 2 के पावर में क्या बचा, n - 6/3
इंटू 3 की पावर में क्या बचा, -6/3 होल अपॉन, इधर से क्या बचा 2 की पावर में क्या बचा 6/3 इंटू क्या बचा 3 की पावर माइनस ऑफ n-6/3 है ना, एंड दैट इज इक्वल टू 1/6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नॉट मी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये बोला ना, ये रेशियो किसके बराबर दिया हुआ है, ये रेशियो बच्चों 1/6 के बराबर दिया है। देखिए 2 के पावर कलेक्ट करते हैं, 2 के पावर कलेक्ट कीजिएगा तो मुझे लग रहा है 2 की पावर n-6/3 है ना, और -6/3, और 3 की पावर देखना बच्चों, ये माइनस वाला ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब 3 की पावर हो जाएगा n-6/3 प्लस हो गया और -6/3, ये देखो दोनों का पावर सेम ही आ रहा है, और इधर लिख सकते हो 6 raised to the power -1। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि a की पावर x इंटू बी की पावर x, तो आपको पता होगा कि दिस इज ए बी की पावर x, a की पावर x इंटू बी की पावर x क्या होता है, ए बी की पावर x। तो देखो इन दोनों का पावर सेम है, x बोल दो, तो यानी कि ये बन जाएगा 6 की पावर, है ना, 6 की पावर क्या बनेगा बच्चों, इसका एलसीएम लोगे तो 3, और इधर क्या बनेगा n-12, एक एक स्टेप कर रहा हूं, ठीक है ना, इसलिए आप देख लीजिए आराम से, एंड दिस इज 6 की पावर -1, और ऑफ कोर्स इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करना पड़ेगा, तो इधर कर देते हैं n-12/3 इक्वल टू -1, सो आई थिंक n इज इक्वल टू कितना आ रहा है 9। तो मेरे ख्याल से बच्चों का आया भी आंसर क्या, n की वैल्यू 9, तो आई थिंक दिस इज करेक्ट। प्लस माइनस तो कैसे आएगा दोस्त n इज अ नेचुरल नंबर ना, शायद ये क्या नहीं कह रहे हैं, खैर 9 ही आ रहा है, तो माइनस का तो कोई औचित्य है भी नहीं ऐसे। ओके, if 6th 7th and 8th term in this expansion is 112 and 7 1/4, then find x by n। तो देखिए इसका 6th टर्म 7th टर्म और 8th टर्म की बात हो रही है, तो 6th टर्म कितना हो जाएगा इसका nc5, x की पावर बच्चों हो जाएगा n-5 और इंटू y की पावर 5, ये 6th टर्म हो गया, दिस इज 112, और इसका 7th टर्म लिखोगे तो nc6 इंटू x की पावर n-6 इंटू y की पावर 6, एंड दैट इज 7। हाँ, और फिर 8th टर्म लिखोगे तो nc7 इंटू x की पावर n-7 इंटू y की पावर 7, एंड दैट इज गोइंग टू बी 1/4। तो हम एक काम कर सकते हैं, चलो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं ना। तो अगर इसको डिवाइड करोगे आप तो क्या आएगा, देखना nc6/nc5, इसको हम लोग ऊपर रख रहे हैं, और इसको अगर ऊपर रख रहे हैं तो y ऊपर बच जाएगा और नीचे शायद x बच जाएगा, एंड 7/112, तो 7 1 7 और 4 है ना बच्चों, 7×6 मतलब 1/16। अच्छा, nc6/nc5 का अगर करोगे तो ऊपर शायद 5 6, तो नीचे 6 बच जाएगा, और ऊपर n-5 और नीचे क्या आ रहा है बच्चों n-6, तो मुझे लग रहा है n-5 ऊपर बच जाएगा। ये समझ रहे हो, ये जो रेशियो आएगा nc6/nc5 का, वो शायद ये आ जाएगा इंटू y/x इक्वल टू 1/16। सिमिलरली मुझे लग रहा है यार इन दोनों को भी एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं ना, इसको ऊपर रख लेते हैं, तो इधर तो 1/28 आ जाएगा, इधर फिर से एक बार y/x आ जाएगा, है ना, इसको डिवाइड करके लिख रहे हैं ना, इधर फिर से y/x आ जाएगा, और इधर फिर से nc7 ऊपर जाएगा, नीचे रहेगा nc6, तो नीचे आएगा 7, और ऊपर जा रहा है n-7 और नीचे आ रहा है कितना n-6 ना, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, n-6 रहेगा ऊपर, है ना। अच्छा, अब यहां से इन दोनों को भी अगर डिवाइड करते हैं बच्चों, आप देखना कितना बनेगा, n-5/6 इंटू 7/n-6, y/x का तो बिल्कुल कट्टा हो गया,
और इक्वल टू ऊपर 28 जाएगा और नीचे 16 आएगा। सब कुछ चेक कर लेना बच्चों एक बार। तो 7 चौके 28 और 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2n माइनस 10 इक्वल टू 3n माइनस 18। तो n की वैल्यू मुझे लग रहा है 8 आ रही है दोस्त, n की वैल्यू 8 आ रही है, आप चेक कर लो, ठीक है ना। n की वैल्यू 8 आ रही है। तो अगर n 8 आ गया तो यानी यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, y बाई x का एक रेशियो आ रहा है। दिस इज 8 बाई 6 है ना, सॉरी 3 बाई 6, तो हाफ, तो दिस इज 1 बाई 8। तो मुझे लग रहा है कि यहां से आ रहा है बच्चों x इक्वल टू 8y। इसको एक इक्वेशन रख देते हैं, जैसे इसमें रख देते हैं। तो 8 से 6 कितना आ गया बच्चों, 8 से 6 इज गोइंग टू बी 56 बटा 2 28, यानी ये वाला इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं ना, ये वाला, इसको हम लोग पकड़ रहे हैं। तो 8 से 6 तो मेरे ख्याल से 28, x की पावर, तो x 8y है, 8 की पावर 8 माइनस 6 दैट इज 2 इंटू y की पावर 6 इक्वल टू 7 आ रहा है बच्चों। तो ये 4 टाइम्स शायद कट जाएगा इसका, और यहां से मुझे लग रहा है बच्चों y की पावर 8 इक्वल टू कितना आ रहा है, 64। तो 1 बटा 64 गुने 4, 256 लग रहा है मुझे, 256 होता है गाइस 2 की पावर 8 है ना, 1/2 की पावर 8। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि y की वैल्यू 2 आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है प्लस माइनस हाफ। और अगर y इक्वल टू हाफ लिया आपने तो x की वैल्यू मुझे लग रहा है कि 4 आ रही है, और y अगर माइनस हाफ लिया, एक बार और चेक करना पड़ेगा मुझे, तो जो x की वैल्यू आएगी वो शायद आएगी -4। आप देख लो, यहां पे एक बार हम लोग देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 2 सेट ऑफ कंडीशंस आएंगे शायद, एक तो n8 आएगा x4 y हाफ, और दूसरा आएगा n8 x -4 y माइनस हाफ, क्योंकि माइनस में भी तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो ही जाएगा ना, क्योंकि इसमें पावर हो जाएगा आपका इवन, तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा, और इसमें पावर हो जाएगा शायद आपका ऑड, तो दोनों नेगेटिव में पॉजिटिव आ ही जाएगा। ये दिख रहा है n8 है और x और y दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये एक्सपेंशन दोनों केस में सेम ही बनेगा, ठीक है मेरे ख्याल से। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर x की पावर m इन दिस एक्सपेंशन, जहां पे m की वैल्यू n से छोटी है। बड़ा प्यारा सवाल है ना, इस तरह के सवाल आते भी हैं, है ना। ओके, करें डिस्कस। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन दिस। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं इसमें आपको 2-3 चीजें बतलाने वाला हूं, है ना, 2-3 चीजें बतलाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा ना। पहली चीज देखो बेटा, ये जीपी है ना, ये जो लिखा हुआ है ये जीपी है। तो मेथड 1 में मैं क्या सोच रहा हूं, आपको ये पहले समझाया जाए कि ये एक जीपी है जो कि जीपी के सम के हिसाब से वर्क करेगा, है ना। तो मैंने क्या कहा कि देखिए जीपी का सम हम निकाल सकते हैं कैसे। फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस एक्स की पावर m एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई हाउ मेनी टर्म्स इन दिस, सोचो एक बार। मुझे लग रहा है कि ये m प्लस 0 m प्लस 1 से चालू हो रहा है और n तक जा रहा है, n तक जा रहा है, मतलब क्या हो रहा होगा, m प्लस n माइनस m टर्म्स, ऐसा कुछ हो रहा होगा, तभी तो कट के n आ रहा होगा, ये वाली चीज। आप पैटर्न फॉलो करो ना, m प्लस 0 m प्लस 1 ऐसे चल रहा है, m प्लस m प्लस m प्लस, तो ये लास्ट वाला m प्लस n माइनस m होगा तभी n बनेगा। तो यानी आपके पास कहां से कहां तक टर्म है, 0 1 से लेकर n माइनस m तक, यानी मुझे लग रहा है टोटल टर्म्स इसमें हो गए बच्चों n माइनस m प्लस 1 टर्म्स। और इसका कॉमन रेशियो क्या है, इसका कॉमन रेशियो बच्चों 1 प्लस एक्स, तो दिस इज 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस m प्लस 1, यस और नो, देख लो एक बार, -1 होल अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो हमने इसमें जीपी का फॉर्मूला लगाया। जीपी का क्या फॉर्मूला होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, जहां पे r जो है वो 1 प्लस एक्स था, जैसा आप देख सकते हो। a की वैल्यू क्या थी आपकी, 1 प्लस एक्स की पावर m था, और n जो था, ये n जो था, ये n क्या था आपका, दिस n वाज लाइक n माइनस m प्लस 1।
तो दिस आई हैव अप्लाइड। अब सोचिएगा थोड़ा, है ना, अब सोचिएगा इसको जब मैं अंदर ले जाऊंगा तो देखना ये क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स की पावर, देखो बच्चों इसके एक्सपोनेंट डायरेक्टली ऐड होंगे, है ना, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज ए की पावर m प्लस n, तो दोनों का बेस सेम है 1 प्लस एक्स, और ये ऐड होगा तो ऊपर बनेगा बच्चों n प्लस 1, और माइनस क्या बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर m, और नीचे x बनेगा। अब एक लॉजिक आने वाला है ना, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, अब एक लॉजिक आने वाला है। अब बोलो क्या लॉजिक आएगा, जैसे सुनना ध्यान से, जैसे ऊपर मान लो कि मैंने कुछ ऐसे लिखा हुआ है a नॉट एक्स स्क्वायर प्लस a1 एक्स क्यूब और प्लस a2 एक्स की पावर 4, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ मैंने, और नीचे लिख दिया आपको x। अब मैं इसमें सपोज कर लो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट निकालना चाहता हूं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो आपके हिसाब से कौन होगा एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट? हम लोग देख सकते हैं कि अगर x से नीचे डिवाइडेड है बच्चों, तो आप जब इसको अलग अलग करोगे तो हर एक का एक एक पावर कम होगा, तो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट a1 नहीं है, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट इस पूरे में बात कर रहे हैं, ऊपर में तो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट a1 है ना, ऊपर में एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट a1 है, ये क्लियर है, लेकिन मुझे पूरे में एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट चाहिए, तो ये x क्या कर रहा है, हर एक का एक एक पावर डाउन कर रहा है, यानी जब इसको आप डिवाइड करके लिखिएगा तो ये a नॉट एक्स बन जाएगा, ये a1 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये a2 एक्स क्यूब बन जाएगा। यानी पूरे में अगर एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट चाहिए तो वो a2 आ रहा है, जो कि ऊपर x की पावर 4 का कॉफिशिएंट है, जो कि ऊपर x की पावर 4 का कॉफिशिएंट है। तो सिमिलर लॉजिक हम यहां लगा रहे हैं। लॉजिक क्या है भाई, कि इस पूरे में मुझे किसका कॉफिशिएंट निकालना है, इस पूरे में मुझे x की पावर m का कॉफिशिएंट निकालना है। जैसे यहां पे अभी इस पूरे में मुझे एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट निकालना था, तो मैंने ऊपर किसका कॉफिशिएंट निकाल दिया, मैंने ऊपर निकाला सर x की पावर 4 का कॉफिशिएंट। तो अगर इसमें पूरे में मुझे x की पावर m का कॉफिशिएंट निकालना है दोस्त, तो मैं ऊपर किसका कॉफिशिएंट निकालूं? आप लोग सब लिख के बताइए चैट बॉक्स में कि अगर मुझे पूरे में x की पावर m का कॉफिशिएंट निकालना है, अगर उस बात को आप मेरी समझ गए हो, तो मुझे इसमें आप बताओ कि इस पूरे एक्सप्रेशन में मुझे x की किस पावर का कॉफिशिएंट निकालना है। टेल मी इन द चैट बॉक्स, x की कौन सी पावर का कॉफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो मुझे x की किस पावर का कॉफिशिएंट निकालना है, ऊपर m प्लस 1। अब एक सवाल, ये जो 1 प्लस एक्स की पावर m है, इधर वाला जो 1 प्लस एक्स की पावर m है दोस्त, इसमें x की पावर m प्लस 1 तो बनेगा ही नहीं। इसमें जो हाईएस्ट बनेगा वो x की पावर m बनेगा, यानी इधर की साइड x की पावर, इधर की साइड, फिर से एक बार, इधर की साइड x की पावर m प्लस 1 नहीं बनेगा, मतलब इधर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब कोई पूछे इसमें बनेगा, आंसर इज यस, इसमें तो बनेगा ही बनेगा। याद कीजिए, ये मैंने आपको सूत्र बताया हुआ है कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n में x की पावर r का कॉफिशिएंट निकालना होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n में x की पावर r का कॉफिशिएंट निकालना होता है, द आंसर इज एनसीआर, द आंसर इज एनसीआर। ये मैंने आपको पहले भी बतलाया हुआ है, और ये शायद यहां पे आप देखिएगा तो ये शायद यहां देखिए, नोट द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन दिस एक्सपेंशन 1 प्लस x की पावर n इज एनसीआर। ये स्लाइड मैंने आपको पहले ही बतला रखी है। तो यानी अब देखो ये सब अब छूट गया ना तुम्हारे से कि तुमको ये नहीं आता है, तो भाई अब वर्किंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी आपके लिए, है ना। तो जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं, है ना, जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं वो आपको अच्छे से करनी पड़ेंगी, वो आपको अच्छे से करनी पड़ेंगी। अगर आपने अच्छे से नहीं करी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्त मेरे। अब अगर आप ये मिस करते हो x की पावर r का कोएफिशिएंट इन दिस इज एनसीआर, और आप मुझसे पूछ रहे तो अब जैसे मैंने तो अभी फिर से दिखा दिया, स्लाइड थी, अभी स्लाइड नहीं होती, मैंने बोला x की पावर r का कोएफिशिएंट 1 प्लस x की पावर n में एनसीआर, और आपने पूछ दिया सर कैसे, तो फिर मतलब पढ़ाई नहीं चल रही आपकी, है ना, फिर तो नहीं पढ़ाई चल रही। तो इसको 10 बार कीजिए। अगर आपको लगता है कि 2 बार में आप कंफर्टेबल नहीं, अगर आप 0 पे हैं, आपने एक बार भी नहीं किया, तब तो ये बहुत महामूर्खता की निशानी है। फिर से आप अपने फ्यूचर को दांव पे लगाकर ये साल बर्बाद करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर दांव पे ना लगे, तो फिर आपको ये चीज अच्छे से समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक एक चीज बहुत मेहनत से बता रहा हूं, और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे मेरे साथ तो कोई रिजल्ट की तो बात ही नहीं कर सकते, है ना। बस ऐसे ही चल रहे, जैसे चल रहा है ऑनलाइन एजुकेशन वैसे ही चलता रहेगा तुम्हारे हिसाब से। बाकी मेरे हिसाब से तो अच्छा चल रहा है, क्योंकि पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मुझे 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 में अगर मुझे x की पावर m प्लस 1 का चाहिए, तो जस्ट लाइक दैट मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा कि 1 प्लस एक्स की पावर n में अगर x की पावर r का देखें तो NCR, तो इसमें अगर x की पावर m प्लस 1 का देखूंगा तो क्या लिखूंगा, n प्लस 1 c m प्लस 1।
तो आपको बोले ये क्या आया सर, यही है आंसर, यही है आंसर दोस्त, n+1 cm+1, दिस इज द आंसर। समझ में आया? और जो प्रथमेश ने लिखा है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, n+1 c, दोनों को याद है ना, NCR इज NC n-r, तो n-m भी लिख सकते हो, सॉरी m-n भी लिख सकते हो। चलिए इसमें मैं आपको एक और चीज बतलाने की कोशिश करता हूं, है ना, मैं बस देखने का नजरिया बदलूंगा आपका, है ना, हो सकता हो कि वो कभी आपके लिए कैलकुलेशन इजी कर दे, है ना, वो कभी आपके लिए कैलकुलेशन इजी कर दे। जैसे हमारे पास क्या था कि 1 + x की पावर m, 1 + x की पावर m+1 एंड सो ऑन टिल 1 + x की पावर n में x की पावर m का कोएफिशिएंट निकालना, यही था ना। इस पूरी सीरीज में हमें x की पावर m का कोएफिशिएंट निकालना है। आप समझे ना, इस केस में क्या हुआ कि इसको मैंने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो एक्सप्रेशन बना उसमें निकाल लिया मैंने x की पावर m का कोएफिशिएंट, तो वो आ गया n+1 cm+1, है ना। अभी क्या बोल रहा है कि इसमें जैसे x की पावर m का कोएफिशिएंट निकालना है, तो आप एक चीज सोचो, अगर मैं इसमें सपोज कर लो कि एक टर्म ऐड कर दूं 1 + x की पावर, आप बतलाना बस, है ना, 1 + x की पावर m-1, मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया है ना, आपसे पूछ रहा हूं बस कि अगर मैं इसमें 1 + x की पावर m-1 ऐड कर दूं तो क्या पूरे सीरीज में x की पावर m का कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा, यस और नो लिख के बतलाइए। ऐसे और भी टर्म जोड़ देता हूं मैं, जैसे 1 + x की पावर m-2, ये टर्म्स जोड़ रहा हूं और यहां तक जोड़ रहा हूं, 1 तक जोड़ रहा हूं, मतलब आप समझ रहे हो कि मैंने 1 + x का होल स्क्वायर टिल 1 + x की पावर m-1 ये अपने हिसाब से जोड़ दिया। क्या इसके जोड़ने से x की पावर m का कोएफिशिएंट चेंज होगा, यस और नो? जस्ट टेल मी यस और नो कि अगर मैंने ये पूरी चीज ऐड कर दी इस पूरी सीरीज में, तो क्या x की पावर m का कोएफिशिएंट विल चेंज और नॉट चेंज? नॉट चेंज। क्यों नहीं चेंज करेगा भैया, क्यों नहीं चेंज करेगा? क्योंकि सर इसमें x की पावर m का तो कोएफिशिएंट ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सर x की पावर m का कोएफिशिएंट? सब में पावर कम है यार m से, m-1 m-2 और ये, तो आप सोचो अगर मैंने ये ट्रिक लगा दी तो मेरा कैलकुलेशन बहुत रिड्यूस हो गया। अब बोलोगे सर कैसे रिड्यूस हो गया? देखो सिंपल सी बात है कि इस पूरे में x की पावर m का कोएफिशिएंट, इस पूरे में, और यहां से यहां तक में x की पावर m का कोएफिशिएंट सेम है, तो मैं इसमें जीपी बहुत इजीली लगा सकता हूं। फर्स्ट टर्म मेरा 1 है, बहुत इजी है, कॉमन रेशियो मेरा 1 + x है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो रहा है सर 0 से चालू हो रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1 + x की पावर 0 से चालू हो रहा है, n तक जा रहा है, n+1 -1 और नीचे सीधा 1 + x - 1 x, तो यानी इसमें x की पावर m का कोएफिशिएंट निकालना, इसमें x की पावर m का कोएफिशिएंट निकालना, मतलब इसमें x की पावर m+1 का कोएफिशिएंट निकालना। और फिर से मैं पता है कि x की पावर r का कोएफिशिएंट इन 1 + x की पावर n इज NCR, तो सिर्फ इसमें ही तो निकालना रह गया, तो सीधा मेरा आंसर आ गया n+1 cm+1। बात ही खत्म हो गई। तो अगर मैंने इसको जोड़ दिया तो मेरा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। सेम काम कर रहा हूं बट रिडक्शन ऑफ कैलकुलेशन के साथ, तो इस तरीके से भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। कोई बोले और सर? बढ़िया, बहुत अच्छा। हम लोग मेथड 3 में ऐसे देख सकते हैं ना, मेथड 3 में ऐसे देख सकते हैं, देखिए ध्यान से, मेथड 3 में आगे बढ़ते हैं ना, मेथड 3 में आगे बढ़ते हैं। सुनना, हमारा जो सवाल था वो था इसमें x की पावर m का कोएफिशिएंट, तो चलो मैं एक एक करके देखता हूं, है ना। मैं पूछता हूं सबसे पहले बच्चों, इसमें x की पावर m का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो माई आंसर इज, इसमें x की पावर m का कोएफिशिएंट क्या होगा? माई आंसर इज MCM। फिर से वही ट्रिक लगा रहे हैं क्या कि x की पावर r का कोएफिशिएंट, x की पावर r का कोएफिशिएंट इन 1 + x की पावर n इज NCR, तो x की पावर m का कोएफिशिएंट इन 1 + x की पावर m इज MCM। अगले वाले में देखिए, अगले वाले में अगर कोई पूछे x की पावर m का कोएफिशिएंट, तो आंसर इज m+1 cm। ग्रेट। अगले वाले में कोई पूछे 1 + x की पावर m+1 वाले में पूछे कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m, तो आई विल से m+1 cm। और ऐसे ही चलते चलते आपका पूछे अगले वाले का, तो m+2 cm। और अगर ऐसे चलता गया तो लास्ट में क्या बनेगा दोस्तों? NCM। लास्ट में क्या बनेगा? NCM। तो ये सीरीज आ गई। बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन ये नहीं होता कि x की पावर m का कोएफिशिएंट इसमें मत लाओ, बहुत बार क्वेश्चन ये होता है कि फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। अब बच्चा बेतहासा पगला गया, नहीं समझ में आया उसको कि इसको कैसे सॉल्व करना है।
तो एक तो तरीका है कि जिन बच्चों को मैंने चमका दिया कि भाई ये ऐसे इससे आ जाता है, तो आप उल्टा करके आप सीरीज बना के लिख लो कि भाई एमसीएम 1 प्लस एक्स की पावर एम में बनेगा, ये वाला इसमें बनेगा, ये वाला इसके अगले वाले में, और ये वाला इसमें बनेगा, फिर जोड़ के आप निकाल लो आंसर। और दूसरा कोई बोले सर इसी फॉर्मेट में सॉल्व करके देखते हैं, तो आंसर इस कर सकते हैं। एमसीएम को मैं चेंज करके लिख रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस ट्रिक को। ये ट्रिक क्या कहता है कि एमसीएम को आप चेंज कर दीजिए m+1 cm+1 में, अगले वाले के जो ऊपर वाला है ना उसमें चेंज कर दो, क्योंकि एमसीएम और m+1 cm+1 में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर इक्वल टू व्हाट 1। तो यानी इसको इससे रिप्लेस करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। फिर ये m+1 cm, फिर आगे बढ़ोगे m+2 cm, ये से चलता जाएगा। अब मैं एक एक करके पिछले वाले टर्म को अगले वाले टर्म में ऐड करता जा रहा हूं, पिछले वाले टर्म में अगले वाले टर्म को ऐड करता जा रहा हूं। और फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है मेरे भाई? फॉर्मूला यूज हो रहा है भाई NCR प्लस NCR-1 इज n+1 CR। मतलब ऊपर वाला एक बढ़ेगा और इसमें जो बड़ा वाला होगा वो यहां पे आएगा, है ना। ऊपर से एक बढ़ेगा और इनमें जो बड़ा होगा वो उधर आ जाएगा। देखना, तो इन दोनों को ऐड करोगे m+1 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 m, तो इसका एक बढ़ेगा यानी m+2, और जो इन दोनों में बड़ा होगा वो आएगा, दैट इज cm+1, है ना। अब फिर ये देखो, ये इसके वाले में ऐड हुआ, फिर इन दोनों में एक ऐड होगा तो m+3 और cm+1। आप बोलो अगले वाले में क्या होगा? तो भाई अगले वाले में m+3 cm होगा, तो फिर से ये इसमें ऐड होगा तो क्या बन जाएगा m+4 cm+1। देखो क्या होता जा रहा है, जब पिछल का अगल का में जुड़ा तो यानी इसका एक पावर बढ़ा और इसका भी एक बढ़ा, पावर मतलब इसकी एक वैल्यू बढ़ी और इसकी एक वैल्यू बढ़ी। ये अगले में ऐड हुआ तो इसकी भी एक वैल्यू बढ़ी और इसकी फिर से एक वैल्यू बढ़ी। तो जब ऐसे ऐड होता जाएगा तो लास्ट वाले में जब ऐड होगा तो इसका भी ऊपर का एक वैल्यू बढ़ेगा और नीचे भी एक वैल्यू बढ़ेगा। तो इस तरीके से भी हम इस सवाल को सोच सकते हैं। अगर क्लियर है तो यस लिख दीजिए। सौरभ का सवाल बहुत प्यारा सा है कि कोई एक मेथड समझ गए तो ठीक है ना। अगर काम चलाने के लिए आपको लगेगा तो फिर आगे चल के आपका लगेगा कि यार NIT में हो जाए तो भी काम चल जाएगा, फिर कुछ दिनों के बाद लगेगा यार प्राइवेट में हो जाए तो भी काम चल जाएगा। तो काम तो चल ही जाता है दोस्त, है ना। हम काम चलाने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 2n-1 द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, देखो बिल्कुल अब वैसी ही चीजें जो बार बार बतला रहा है ना, इज AR, देन प्रूव दैट AR-1 प्लस A2n-r इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं इस सवाल को भी, बहुत इजी सवाल है। जैसे अभी हम बार बार बतला रहे हैं एक चीज की, 1 प्लस एक्स की पावर n में x की पावर r का कोफिशिएंट निकालेगा तो NCR। या बोला कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इज डिनोटेड बाई AR, तो ये AR है कितना बच्चों? तो ये AR तो सर 2n-1 CR ही तो है, इनटू -1 की पावर r, क्योंकि यहां -x है बॉस, है ना। तो -x है तो -1 की पावर r भी आएगा। तो चलिए AR-1 क्या हुआ फिर? तो सर AR-1 हो गया 2n-1 c
r माइनस वन इंटू माइनस वन की पावर r माइनस वन। वेरी गुड। और अगर मैं बात करूं कि a 2n माइनस आर क्या हुआ फिर, तो दैट इज 2n माइनस वन c 2n माइनस आर एंड माइनस वन की पावर 2n माइनस आर। ओके सर, दोनों को जोड़िएगा बच्चों, तो आप देखिए जो 2n माइनस वन सी आर माइनस वन है, ये तो शायद किसके बराबर होगा, इसको आप लिख सकते हो 2n माइनस वन सी 2n माइनस वन माइनस आर प्लस वन, यानी ये 2n माइनस वन सी 2n माइनस आर के बराबर होगा। ये देखिए ये दोनों चीजें सेम आ रही हैं, यानी अगर हम ए आर माइनस वन प्लस ए 2n माइनस आर निकालें तो आई थिंक 2n माइनस वन सी आर माइनस वन इज कॉमन, और अंदर क्या बच रहा है बच्चों, माइनस वन की पावर आर माइनस वन और प्लस माइनस वन की पावर 2n माइनस आर। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2n माइनस वन सी आर माइनस वन, इसको तो रहने देते हैं। नाउ दिस इज माइनस वन की पावर आर माइनस वन। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं ना माइनस वन की पावर 2n अपॉन माइनस वन की पावर आर, और एलसीएम लोगे बच्चों तो आपको क्या दिख रहा है, 2n माइनस वन सी आर माइनस वन इंटू, अब अगर इसका एलसीएम लोगे तो माइनस वन की पावर 2r माइनस वन प्लस माइनस वन की पावर 2n। अब आप सोचिए एक चीज बच्चों कि n की वैल्यू तो ऑफ कोर्स हम लोग यहां नहीं लिखा है, लेकिन लिखा होना चाहिए था। अच्छा हाँ, 2n माइनस आर देने से ये समझ में आ रहा है कि 2n तो आपका जो भी है इवन नंबर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये 1 हो जाएगा और ये माइनस वन हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। बाकी इसमें लिख ही लो n इज नेचुरल, है ना, n इज नेचुरल, तो ही फायदा है। ये शायद मिसिंग है सवाल में, n दिया होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप देख लीजिए n इज नेचुरल, और ये चीज मेरे ख्याल से हम 0 देगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, हैव अ नाइस डे।